नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी कल से जिस अंदाज में बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते चले आ रहे हैं, उससे पूरा सिस्टम हिला हुआ है और अब सिस्टम हैंग भी नजर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की कई राज्यों की वेबसाइट्स पर वोटर लिस्ट या अन्य सूचनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे कई पोस्ट, ऐसी कई जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे माध्यमों के जरिए लगातार आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कल दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाम को 25 विपक्षी दलों के नेताओं को डिनर पर अपने घर बुलाया। वहां भी चुनाव चोरी का, वोट चोरी का पूरा खेल अपने स्क्रीन पर समझाया। इसके बाद आज बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली की, जहां एक बार फिर से राहुल गांधी ने जनता के सामने यह बता दिया कि वोट चोरी कैसे कर रहा है और वोट चोरी के चुनाव आयोग और वोट चोरी के आरोप में चुनाव आयोग को कैसे राहुल गांधी ने घेरा है, वो आपने देख लिया। और इसके अलावा आज एक 8.5 मिनट का वीडियो भी राहुल गांधी ने जारी किया है, जिसमें टू द पॉइंट राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे चुनावी धांधली हुई है, चुनावों में कैसे धांधली की जा रही है, वोटों को कैसे चुराया जा रहा है, कैसे एक जगह पर कई सारे ढेर सारे वोटर्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, एक छोटे से कमरे में 80-80 वोटर्स कैसे आ रहे हैं। ये सारी बातें जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रखी थी, उन बातों को उन्होंने एक 8.5 मिनट के एक छोटे से वीडियो में उन्होंने बताकर रख दिया है। आइए वहीं से शुरुआत करते हैं आज की इस कार्यक्रम की, न्यूज पॉइंट की। पहले उस वीडियो का छोटा सा अंश आपको दिखाते हैं। 8.5 मिनट का वीडियो है, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी इतनी हिम्मत आखिर क्यों कर रहे हैं। सच है, यानी सच को आज की जरूरत नहीं, या सांच को आज की जरूरत नहीं कहते हैं ना, वही। यहां जरा समझिए और देखिए कि राहुल गांधी ने इस वीडियो में कहा क्या है। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा। तो सुन रहे थे आप, यहां पर यहीं से डाउट हुआ, एक टीम सेटअप की। टीम का नाम ईगल। ये इस वीडियो में उन्होंने आगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां दी हैं। समय का अभाव है, इसलिए इसमें मैं पूरे वीडियो को नहीं दिखा पा रहा हूं, आपके सामने नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। राहुल गांधी के इस चौतरफा हमले में पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया है। कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सारे दल अब चुनाव आयोग और बीजेपी से सफाई मांग रहे हैं। चुनाव आयोग तो इस पर इस समय ठप्पा लगाने में माहिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की बातों पर कभी मिसलीडिंग तो कभी फेक न्यूज का ठप्पा चुनाव आयोग लगा रहा है, लेकिन जो सबूत राहुल गांधी ने पेश किए उन्हें चुनाव आयोग काउंटर कर सके, ऐसा एक भी तथ्य चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने पेश नहीं किया है।
इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से एफिडेविट पर साइन कर, यानी शपथ पत्र पर साइन कर मांगा कि साइन कीजिए और उसके बाद हमको दीजिए। तो राहुल गांधी ने भी साफ साफ कह दिया कि आप इन 5 सवालों के जवाब पहले दे दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। 5 सवाल आज पूछे हैं राहुल गांधी ने सीधे बेंगलुरु में। आज बेंगलुरु में थे राहुल गांधी और वहां पर क्या सवाल पूछ रहे थे, एक राहुल गांधी का भाषण, लेकिन भाषण के साथ साथ जो सवाल उन्होंने पूछे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उनको पहले देख लीजिए, जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी, सुनिए। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो। तो यहां राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे धमकाने और विपक्ष को धमकाने से बेहतर है कि हम सब के इन 5 सवालों का जवाब दें। 5 सवाल जो पूछे वहां राहुल गांधी ने, वो पहला सवाल था कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल पा रही है, आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या छिपा रहे हो, पहला सवाल। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा कि सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, आखिर क्यों, किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं। तीसरा सवाल पूछा कि फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, आखिर क्यों की गई। चौथा सवाल कि विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों डरा रहे हैं, क्यों धमका रहे हैं। और 5वां सवाल, साफ साफ बताओ क्या ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। ये 5 सवाल पूछा यहां राहुल गांधी ने, और राहुल के इन सवालों को अब अगर हल्के में उड़ाने की कोशिश की जाएगी तो बीजेपी बहुत बुरा फंसेगी, और साथ ही चुनाव आयोग के वो तमाम अधिकारी भी फंसेंगे जो बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की ट्रोल आर्मी तो राहुल गांधी के पीछे लग ही चुकी है, लेकिन ट्रोल आर्मी तक आए और आगे की बात करें उससे पहले 2 बाइट और सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी बातों, उनकी मेहनत को सलाम किया। और आज एक बाइट आई अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कहा कि शपथ पत्र मांग रहा है चुनाव आयोग राहुल गांधी से, मैं तो पहले दे चुका हूं शपथ पत्र। 18,000 वोटर्स का जो शपथ पत्र था, आखिर उस पर क्या किया चुनाव आयोग ने। सुनिए जरा अखिलेश यादव की जुबानी। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया, महीने में आप पूरी नई सुन रहे थे आप, कुंदरकी का चुनाव लूट लिया और कैसे यहां धोखाधड़ी और कैसे यहां फर्जीवाड़ा चल रहा है उसका पर्दाफाश कर रहे थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी और साफ साफ कि शपथ पत्र आप मांग रहे हो, ये सब हम पहले कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने आखिर किया क्या। चुनाव आयोग हैंग हो गया है, चुनाव आयोग का सिस्टम हैंग हो गया है, चुनाव आयोग की वेबसाइट हैंग हो गई है।
यही किया है, यही दिखाई दे रहा है आज जो कुछ हो रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी सवाल पूछे हैं। आज चुनाव आयोग से सीधे सीधे प्रहार किया प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में। आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को क्या कुछ कह रही हैं राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद आज संसद परिसर में। प्रियंका गांधी सुनिए। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जब हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 जो भी है उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट, जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो देखिए एक और बड़ी बात है कि 25 सीटें ऐसी राहुल जी ने आंकड़ा रखा कि 25 ऐसी सीटें मिले जहाँ 30,000 33,000 तो क्या आप चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखो आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं उससे स्पष्ट है। भाई अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है किसी भी चीज में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? Various state election commissions have also reverted that. Various state election commissions have come out and they have said that whatever Rahul Gandhi said is wrong. So now various state How do they know it's wrong? How do they know it's wrong? Have they investigated it? The evidence is in front of them. Yes. Have they investigated it? How can they say it is wrong unless they investigate it? There can be no matter bigger than this. This is the democracy of our nation. It's not a joke. And it's not about one party or another party. If they have not investigated it, they cannot say that it is rubbish. Yes. I'm sorry, they have a bigger responsibility. If they feel that their responsibility is only to the BJP and only to one party, then they need to rethink it. Because as my brother said, a day will come when other people are in power. And then those who have colluded with this kind of complete destruction of our democracy will have to answer for it. When they तो सुन रहे थे आप यहां प्रियंका गांधी सीधा प्रहार करते हुए इलेक्शन कमीशन पे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को गंभीरता से लिया होता, इसकी जांच की होती तो बात कुछ और होती। लेकिन इलेक्शन कमीशन यहां जांच करने और बात करने से आगे इतर यहां दूसरा काम कर रहा है, और वो है सीधे सीधे आरोप लगाना राहुल गांधी के ऊपर। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर बीजेपी दावा कर रही है इधर कि अब राहुल गांधी खुद बिहार में एसआईआर को सही बताएंगे। लेकिन बिहार में तो एसआईआर का विरोध तेज हो ही रहा है और जल्द ही वहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया इसी तरह साथ दिखाई देगा। 17 तारीख से बिहार में भी हम लोग देखेंगे कि धुआंधार राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है। 15 दिनों की यात्रा बिहार में एसआईआर के खिलाफ चुनावी यात्रा के तौर पे इसे देखा जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी के आरोपों के बाद एक बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि पहले तो गोदी मीडिया ने इसे खारिज करने के लिए अपने एंकरों को सामने किया, फिर फैक्ट चेक के नाम पर रिपोर्टिंग की, तो उसमें भी राहुल गांधी ही सही साबित हो रहे हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आदित्य श्रीवास्तव, कल ही राहुल गांधी ने इस नाम को आगे रखा था कि आदित्य श्रीवास्तव के एक नहीं बल्कि 4 वोटर आईडी कार्ड हैं जो बेंगलुरु में भी है, उसी जगह पे हैं, उसी जहां ये छानबीन हो रही थी जिसको लेकर आए हैं राहुल गांधी।
आदित्य श्रीवास्तव नाम के वोटर का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, जिसने 4 जगह वोट डाले। उसने इंडिया टीवी से बात की तो पता चला, जी हां नाम ले रहा हूं, इंडिया टीवी से बात की तो पता चला, गया था इंडिया टीवी वहां इसलिए कि वहां राहुल गांधी का पर्दाफाश करेंगे। खुद का पर्दाफाश करके आ गए, क्योंकि पता चला है कि लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव का जब मुंबई वो जब शिफ्ट हुए तो वहां का वोटर आईडी लखनऊ में पहले था, फिर बनाया मुंबई में, वहां बना, फिर बेंगलुरु रहने लगे तो वहां का वोटर आईडी बना लिया। आदित्य श्रीवास्तव ने कहा है कि उन्होंने एक समय में एक ही जगह वोटिंग की है, लेकिन जब अपना वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर दूसरी जगह उन्होंने करा लिया, ये कह रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव, तो मुझे लगा कि पुराने रिकॉर्ड मेरे अपने आप डिलीट हो जाएंगे। डिलीट नहीं हुए। आदित्य श्रीवास्तव का तो कहना है कि उन्होंने एक समय में एक ही जगह वोटिंग की है, लेकिन जब पुराने वोटर आईडी कार्ड दूसरे शहरों में मौजूद हैं तो जाहिर है कि फर्जी मतदान की संभावना बनी हुई है। यानी राहुल गांधी की आशंका सही है। इसी तरह इंडिया टुडे ने बेंगलुरु के उस घर को ढूंढा है जहां एक कमरे में 80 लोगों के वोटर आईडी बने हुए हैं और राहुल गांधी उस घर की फोटो ऑलरेडी दे चुके हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो सबूत सामने रखे हैं उन्हें चुनाव आयोग, बीजेपी और बीजेपी का गोदी मीडिया खारिज नहीं कर पा रहा है। लिहाजा कभी इंदिरा गांधी का नाम लेकर तो कभी राहुल गांधी को पप्पू कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर आज बेंगलुरु की रैली में जो जनता उमड़ी है उसने बता दिया है कि अब गुमराह करने के पैतरे काम नहीं आएंगे। मंगलसूत्र और भैंस की चोरी की राजनीति तो जनता ने सहन कर ली, लेकिन क्या वोटों की चोरी की राजनीति को जनता बर्दाश्त करेगी? बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच अभी भी खेल जारी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैंग हो रही है। आखिर कौन कर रहा है हैंग? क्या ज्यादा से ज्यादा सर्च करने वाले लोग आ रहे हैं या चुनाव आयोग खुद कर रहा है? एक तस्वीर सोशल मीडिया पे केरला कांग्रेस की तस्वीर मैंने देखी जिसमें चुनाव आयोग के कुछ दस्तावेज जलाए जा रहे हैं। कौन जला रहा है? दावा है कि चुनाव आयोग अपने कुछ दस्तावेजों को जला रहा है। क्या राहुल गांधी का निशाना सही जगह पर लगा है? चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। निशाने पे राहुल गांधी हैं, यह सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमारे एक साथी उधर इकरार खान जुड़े हुए हैं सीधे बेंगलुरु से। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुंचे थे, सुबह से लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इकरार, आपका स्वागत है। और 5 साथी इधर हमारे हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, फिर पंकज चतुर्वेदी जी हैं, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे जल्दी से आना चाहता हूं इकरार के पास पहले, और फिर इकरार आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल। ठीक है। इकरार, आपसे जरा समझना चाहता हूं, इसके बाद कल चुनाव आयोग ने बुलाया था राहुल गांधी को 1 से 3 के बीच, राहुल गांधी और कांग्रेस के डेलीगेशन को। क्या कांग्रेस का डेलीगेशन या राहुल गांधी आज पहुंचे? एक सवाल ये। दूसरा सवाल चुनाव आयोग में, दूसरा चूंकि बेंगलुरु में आप हैं, बेंगलुरु सेंट्रल का मामला है, महादेवपुरा का मामला और जो विधानसभा है, और वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आपने लोगों से बातचीत की होगी, नेताओं की प्रतिक्रियाएं तो आती हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना है? वोट चोरी का मामला जो राहुल गांधी ने उजागर किया है, क्या वो मामला अब जनता तक पहुंच रहा है, पहुंच गया है? इकरार। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो रैली थी, जो राहुल गांधी ने पिछले 2 दिन से एक तरीके से नेशनल मीडिया से लेकर पूरे देश में जो हलचल मची है, जिस खुलासे को लेकर राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद आज जो ये प्रस्तावित रैली थी, रैली के बाद में राहुल गांधी को चुनाव आयोग जाना था, लेकिन वो चुनाव आयोग में जाने की क्योंकि एक पैदल मार्च करके जाना था, तो हमें जो वहां उस समय जानकारी मिली कि उसकी परमिशन राहुल गांधी को नहीं मिली है, और जो समय है वो समय जो है 3 बजे के बाद का तय हुआ है। तो हम सभी लोग चुनाव आयोग पहुंचे थे, लेकिन वहां से सभी लोग मायूसी से लौटे। भारी पुलिस बल तैनात था। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है कर्नाटका का, वहां पर जो पुलिस की जो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। किसी को भी इलेक्शन कमीशन के अंदर ना आने दिया जा रहा था, ना जाने दिया जा रहा था। हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं, हमें ये पता चला कि वो बाद में समय दिया गया है पार्टी को। लेकिन मैं अगर रैली की बात करूं तो जो राहुल गांधी ने जिस समय उस रैली को संबोधित कर रहे थे, या उस रैली में पहुंचने से पहले
जो माहौल था वो पूरा बेंगलोर बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा की ये सीट है उसका मैं आपको बता दूं कि हर गली, हर नुक्कड़ पर और हर सड़क पर जो है वो राहुल गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी वोटों की चोरी नहीं होने देंगे, इस तरीके के स्लोगन जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ कन्नड़ भाषी लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो भी वोट चोरी इस तरीके के जो है नारेबाजी वो कर रहे थे। जो फ्रीडम पार्क है वो चुनाव आयोग से महज करीब 200 या 300 मीटर की दूरी पर, करीब 300 मीटर की दूरी पर है, तो लिहाजा ये तय था कि वहां से राहुल गांधी सभा को संबोधित करने के बाद में वहां जा सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी जो समय लिया गया, समय जो 3 बजे के बाद का जो समय था वो तय हुआ, उसके बाद लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने 5 जो सवाल पूछे आपने बहुत जो चर्चा की, मैं एक बारी उनको भी उन सवालों को बता दूं। वो एक बड़े सवाल है जो कि वहां की जो जनता, जब हमने आम लोगों से बात किया, वहां के लोगों से जो बात की, उन लोगों के मन में भी ये सवाल था। कुछ लोगों को हमने लाइव प्रोग्राम में भी आपको सुनाया, उन लोगों का ये कहना था कि हम जब वोट डालने जाते हैं इस उम्मीद से वोट डालने जाते हैं कि हमने जिसको वोट दिया है हमारा वोट उसी को जाए, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं उन परिणामों को देखकर हमें धक्का लगता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि कई बारी जो कि बूथ इंचार्ज का काम जो लोग देखते हैं, उन लोगों ने इस बात का खुलासा किया कि हम लोगों को ये जानकारी होती है कि हमारे बूथ में 200 लोग हैं, तो उन 200 लोगों को हम लोग पहचानते हैं, लेकिन अचानक से शाम 5 बजे या 6 बजे के बाद कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई देते हैं भीड़ में कि जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि बूथ कहीं बहुत छोटा होता है, कहीं बहुत ज्यादा वो होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि जहां छोटे बूथ है वहां पर भी इस तरीके की जो है गड़बड़ियां वो देखी गई। तो लिहाजा जो राहुल गांधी जिस तरीके के जो सवाल उठा रहे हैं, लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। बीच में एक खबर भी है कि कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ राज्यों के जो वेबसाइट है, जो आपने भी जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उससे डेटा भी नहीं निकल रहा था, नॉट रिजल्ट फाउंड, वो दिखाई दे रहा था कि नॉट रिजल्ट फाउंड वाला जो डेटा है वो दिखाई दे रहा था। तो तमाम तरीके की जो सरगर्मियां हैं वो इस समय बेंगलुरु सेंट्रल में है। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सभी यहां आए हैं और वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि इसको आगे कैसे ले जाया जाए, किस तरीके से इसको जो महादेवपुरा की जो बातें हो रही थी उन बातों को लेकर कि 1,250,000 जो वोटर हैं वो फर्जी वोटर, वो तमाम तरीके की बातें हैं, उन सब को लेके जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल और फिर आएंगे हम अपने दूसरे साथियों के बीच। ये सवाल ये है कि जब तमाम नेता आज आए हुए हैं, बेंगलुरु में हैं, और क्या राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं गए? चुनाव आयोग ने बुलाया था तो राहुल गांधी को और कांग्रेस के तमाम नेताओं को, डेलीगेशन को बुलाया था चुनाव आयोग ने। क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, आखिर क्यों नहीं गए? आवाज आ रही है इकरार? शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन डीके शिव कुमार गए थे वहां चुनाव आयोग, और वहां पर क्या कुछ हुआ है वो इकरार के पास दोबारा आएंगे तो बताएंगे। लेकिन अब जल्दी जल्दी इधर आना चाहता हूं मैं अपने तमाम साथियों के बीच। शकील जी, सबसे पहले आपके पास कल से लेकर आज तक, कल दोपहर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, उसके बाद रात को डिनर पार्टी, और फिर आज सुबह राहुल गांधी वहां बेंगलुरु, लेकिन इस बीच कल शाम और कल दोपहर और शाम के बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो भी बनाया है। बिल्कुल पूरी बैटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वीडियो को दिखाया हमने, 8.5 मिनट का वीडियो, और उस वीडियो को भी राहुल गांधी बना चुके और जनता के बीच रख चुके हैं। बेंगलुरु कितना इंपॉर्टेंट है, और ये महादेवपुरा, और यहां से चुनाव आयोग से क्या खबरें आ रही हैं आप तक, जरा ये भी बताइए शकील जी। राजीव जी, जो कल तक की आप बात कर रहे हैं, तो कल से आज तक खेल बदल चुका है। आज जो है, अभी आपने अखिलेश यादव की एक बाइट सुनाई, अच्छी बाइट है। प्रियंका गांधी की सुनाई, बहुत पावरफुल है, बहुत गुस्से में बोल रही थी वो, करीब करीब पत्रकारों को, गोदी मीडिया को डांटने के अंदाज में बोल रही थी वो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, शशि थरूर ने आज जो है राहुल गांधी का समर्थन किया है।
शशि थरूर जो लगातार कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे थे, बहुत आगे तक जाके कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को इसकी जांच करना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। इसके कारण दो हैं। एक ये कि शशि थरूर को यह मालूम पड़ गया है कि मोदी जी से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मोदी जी को जितना उनका यूज करना था वो कर लिया। पिछले कुछ दिनों से शशि थरूर को मोदी जी, बीजेपी पूछ नहीं रही थी। और नंबर 2, ये जो राहुल के सवाल हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि शशि थरूर तो कांग्रेस में है अभी फिलहाल टेक्निकली, जो बीजेपी के लोग हैं वो भी हिले हुए हैं। उनका भी ये कहना है कि आज कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ, लेकिन कल कोई भी हमारी पार्टी का आदमी हमारे खिलाफ भी इस तरह का प्रयोग कर सकता है। बहुत ही गंभीर सवाल है ये। तो इसलिए जो है खेल पूरा बदल चुका है। आज जो संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध किया, जो लगातार वो कर रहा है, तो उसमें एसआईआर के अलावा सबसे ज्यादा वोट चोरी के नारे लगे। वोट चोरी के बैनर थे, राहुल के समर्थन में थे, चुनाव आयोग से सवाल थे। और इसी तरह दोनों सदनों में आज जो तख्तियां थी, जो प्ले कार्ड थे, वो वोट चोरी के थे। मतदान की चोरी कर रहे हो इसके थे, वही नारे थे वेल में आके। और विपक्ष में आज ज्यादा जोश और उत्साह था। तो ये जो है खेल पूरी तरह बदल गया है। अखिलेश की जो बाइट है उसमें अखिलेश बड़े साफ कह चुके हैं कि एफिडेविट मांगते हो, एफिडेविट की बात करते हो, मैंने दिया है एफिडेविट। कोई जांच नहीं हुई अभी तक। अब जो स्थिति बनी है उसके बाद चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। अब पूरा का पूरा खेल जो राहुल गांधी ने कल कहा था, राहुल ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। राहुल किसी खुशफहमी में नहीं है। राहुल ने कहा था मैं जनता के बीच ले जा रहा हूं बात को, मैं लोगों से कह रहा हूं, और वो काम उन्होंने कर दिया। अब ये काम संवैधानिक संस्थाओं का है कि अगर उन्हें अपनी विश्वसनीयता बचाना है, अगर उन्हें देश में लोकतंत्र को बचाना है और ये बात साबित करना कि इस देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र है, तो उन्हें आगे आना होगा। और सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कोई ना कोई जांच कमेटी बिठाना पड़ेगी अपने सर्विंग जज की अध्यक्षता में या किसी सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में। इसके बिना आप करेगा। ये बात आज संसद तो चली नहीं, खैर जगह आज यही बात थी कि राहुल ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ही जेन्युइन है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध से ये सवाल दबने वाले नहीं है। बहुत ही स्पष्ट रूप से राहुल ने कहा है और वो तथ्य हैं। जैसा आपने बताया कि इंडिया टुडे की टीम आज पहुंच गई वहां पे, उसने बता दिया ये कि 80 लोग जहां रहते हैं वो बीजेपी वाले का एक का मकान है, बीजेपी समर्थक का एक का मकान है, वो वहां कोई नहीं है। इसी तरह हर चीज जो राहुल ने कही थी वो दावे सारे के सारे सही हैं, कागजों में है। गोदी मीडिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, और आप देखिए कि बीजेपी के नेता उस जोश के साथ विरोध नहीं कर पा रहे हैं जितना गोदी मीडिया कर रहा है। सबसे आगे आके बैटिंग जो है गोदी मीडिया के एंकर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव आयोग को ये लड़ाई जिता सकते हैं, और वही जो है राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल ने ये कहा, राहुल ने वो कहा, लेकिन राहुल के एक भी सवाल का जवाब आज। शकील जी, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं। ये चुनाव आयोग की लड़ाई नहीं, उनको लग रहा है कि मुझे बीजेपी की लड़ाई जितवानी है। बैटिंग बीजेपी के लिए कर रहे हैं ये गोदी मीडिया के पत्रकार। चुनाव आयोग के लिए करते तो कम से कम अपने वोट की चिंता भी करते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर ये जो है चुनाव आयोग ढह गया, इसको नहीं बचाया हमने, तो फिर बीजेपी तो चली जाएगी। इसलिए उन्हें बीजेपी को बचाने के लिए जो है फिलहाल चुनाव आयोग जो सामने दिख रहा है उस चुनाव आयोग को बचाना पड़ रहा है। डायरेक्ट बीजेपी को बचाने वो आ जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई बीजेपी में भी कौन सा सवाल आ गया, मामला तो चुनाव आयोग का है। तो थोड़ा टेक्निकली वो जो है चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके अंदर भी जो उनको बताया जाता है और उनको जो रोज ब्रीफिंग होती है, और ब्रीफिंग नहीं, वो तो करीब करीब आदेश हैं। आजकल सुबह आदेश आते हैं उनको बाकायदा
तो वो उसके तहत उनको बताया जाता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अब देखिए, अब सवाल जो है वो कांग्रेस का है और विपक्ष का भी है। कांग्रेस का इसलिए जरूरी है कि राहुल जो है उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि अब सस्टेन वो किस तरह करते हैं इस मामले को। कल उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, बहुत अच्छा किया, वहां पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, वहां बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब राहुल की ये जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो पूरे विपक्ष को एक्टिव करें, खुद अपनी पार्टी को भी एक्टिव करें, अपनी पार्टी को एक्टिव करने के साथ विपक्ष को एक्टिव करें और इस सवाल को पूरे देश में किस तरह ले जाना है इसकी एक रूपरेखा बनाएं। ये बहुत जरूरी चीज है। अभी तक आज कर्नाटक बेंगलोर हो गया है, इसके बाद 11 तारीख का प्रोग्राम हम यहाँ बता ही चुके हैं आपको। संसद भंडे है, सोमवार है, आज दोनों सदन जो है सोमवार तक के लिए हैं, सैटरडे को होता से भी राखी है। तो सोमवार को जो है संसद से रवाना होंगे सारे विपक्षी दल, विपक्षी सांसद और सीधे चुनाव आयोग जाएंगे, भारत के चुनाव आयोग में जाएंगे और वहां चाहे तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त उनसे मिल सकते हैं, उनसे सकते हैं, सारे सांसद वहां होंगे। तो मंडे का ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके बाद 17 तारीख का प्रोग्राम है बिहार का। मंडे का एक प्रोग्राम और आ गया है शकील जी, एक प्रोग्राम और आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम कांग्रेस के तमाम महासचिवों को, प्रभारियों को और प्रमुख संगठनों के प्रमुखों को अलग अलग जो है उन सबको बुलाया है और 4:30 बजे ये बैठक है और बैठक में देशव्यापी अभियान छेड़ने की पर चर्चा होगी। राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद इसको देश भर में फैलाया जाए, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले फैलाया जाए। इसके लिए बैठक शाम को 4:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के प्रभारियों को बैठक बुलाई है, उसमें ये करने का प्लान है। ये जोड़ रहा हूं बस, आप जो बता रहे हैं प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, जरूरी बात है ये। वही जो हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह इसको देश भर में फैलाया जाए, सस्टेन किया जाए, जो हमने कहा था इसको आगे बढ़ाया जाए और किस तरह इसको कायम रखा जाए। ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी चीज है, विपक्षी दलों के लिए जरूरी चीज है और लीड जो है वो राहुल गांधी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा ये राहुल गांधी का है। ये जीत राहुल गांधी के खाते में ही जाएगी। ये सारी की सारी राहुल गांधी ने अभी तक जो किया है, उनका कद लगातार बढ़ रहा है और उनके कद बढ़ने का अपने आप ही असर हो रहा है कि मोदी जी की छवि पर लगातार विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आज मोदी जी जो है अपने से सबसे खराब स्थिति में है, वो सबसे कमजोर स्थिति में है वो, और इसके लिए वो क्या करें क्या ना करें पता नहीं, उनका बहुत ज्यादा कार्ड्स बचे हुए हैं कोई भी। क्योंकि एक तरफ ट्रंप वाला मामला बहुत बड़ा मामला है, टेरिफ का मामला बहुत बड़ा मामला है, कृषि के लिए उन्होंने कह दिया, मगर कृषि बचाने की कोई गंभीर कोशिश जो है ये करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका जो है अगर यहाँ आ गया तो मोदी जी शायद ही उसको रोक पाए, तो कृषि और खेती किसानी बहुत बुरी तरह बर्बाद होने वाली है। तो इसलिए मोदी जी के पास बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को लगातार जो है इस माहौल को बनाए रखना पड़ेगा और यही अब सबसे बड़ी चुनौती है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि यहां बहुत बड़ी चुनौती है। जरा एक बार फिर बेंगलुरु चलना चाहेंगे। इकरार हमारे साथ सीधे बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। इकरार, जरा आपसे समझना चाहता था एक आखिरी सवाल, और मैं जान रहा हूं कि फिर आपको तैयारियां लौटने की करनी है, लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो ये है कि जो राहुल गांधी और पूरा का पूरा कुनबा आज पहुंचा हुआ था, इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाने में तो सफल हो गए, लेकिन क्या वहां कोई रणनीति भी तैयार हुई? कांग्रेस की जो पूरी की पूरी टीम थी और जो बातें मंच से आई हैं, जरा वो बताइए, कौन सी रणनीति, क्या रणनीति, और सबसे बड़ी चीज की क्या वो महादेवपुरा उस एरिया में भी आप लोग गए थे, ये भी जरा बताइए। अगर उधर गए तो वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और क्या कुछ चल रहा है, जरा आंखों देखी। जी जी बिल्कुल। जो मंच की अगर हम बात करें तो मंच पे जो तमाम जो जिस तरीके की एक गोदी मीडिया एक खबर चलाता है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सीएम डिप्टी सीएम के को लेकर तमाम तरीके की जो खबरें चलाते हैं, लेकिन उस तरीके का यहाँ कोई माहौल नहीं। सारे जो नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ एकजुट दिखे, उसके साथ साथ राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए वो दिखे। और मैं राजीव जी ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस बार जो राहुल गांधी जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है वो कोई हवा में नहीं किया है। हमने जब वहाँ
वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं या जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता महादेवपुरा का जो हमने आपने जिक्र किया, जिस विधानसभा के 1 लाख से अधिक 1,250,000 वोटर जो फर्जी हैं, उनसे बाकायदा उनकी सहायता लेकर और प्रत्येक बूथ में जाकर उनके घरों को वो करके, ये एक बहुत बड़ी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक तरीके से बहुत बड़ा काम होता है कि आप उन वोटरों के घरों का, क्योंकि वो भी आपके पास में ऐसे डेटा उपलब्ध ना हो कि जिनसे आपको जानकारी मिल सके। राहुल गांधी ने खुद कहा कि डेटा इस तरीके के दिए जा रहे हैं कि उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, मशीन जो रीड है वो भी नहीं किया जा रहा। उसके बावजूद जो है वो वहाँ जो है लोगों के बीच जाकर एक सिस्टम होता है कि जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हो तमाम पॉलिटिकल पार्टी में होता है। बीजेपी जो जीत रही है, या जो बीजेपी की एक तरीके से, जिस तरीके से हमने कई चुनावों में देखा कि बीजेपी बूथ लेवल पे ही सबसे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि वहीं से खेल शुरू होता है। उन्हीं बूथों से बूथ तय कर लिए जाते हैं कि इन बूथों पर इस पार्टी के वोटर हैं, इस क्लस्टर में इस पार्टी के वोटर हैं, तो उन वोटरों को ध्यान में रखा जाता है कि उन वोटर के मान लीजिए कांग्रेस एक बूथ पर 10,000 वोटर हैं, तो उसके बाद में यह देखा जाता है कि उन 10,000 में से जो पिछले जो चुनाव हमें हुए हैं उनमें से हमें कितना वोट मिला, कितना उस पर पोलिंग हुई और हमें कितने वोट मिले। ये सब एक बहुत गहराई से सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास ना धन की कमी है ना बल की कमी है, इसलिए उसका बूथ लेवल इस समय सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसके वजह से ही वो ये खेल कर रही है। हम बेंगलुरु सेंट्रल सीट की बात करें तो जो राहुल गांधी का जो इतना बड़ा जो खुलासा था वो कोई हवाबाजी नहीं थी। वो बूथ पे जाकर उन लोगों के घर जाकर एक एक कार्यकर्ता घर गए, उन्होंने बाकायदा जानकारी एकत्रित की, फोटो खींचे, फोटो के साथ साथ जो वहां लोग रहते हैं आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि इस मकान में कितने लोग रहते हैं, सभी तरीके की। तो तभी इसी के बाद जो राहुल गांधी ने खुद कहा कि आप एफिडेविट देने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी बातें हम कह रहे हैं। वो खुद अपने आप में एफिडेविट है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा नेता प्रतिपक्ष जो अगर बात कह रहा है तो गंभीरता से कह रहा है, तो चुनाव आयोग को उन सभी बातों का जवाब देना पड़ेगा। ना सिर्फ चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, बल्कि जो वोट की लूट कर रहे हैं उन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच उनको जाना है। वो तो ये कहते हैं कि जो मोदी जी का जो है वो एक तरीके से माहौल चल रहा है, मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो वोटरों का जिस तरीके से फर्जी वोटर हम इस वर्ड को यूज करें कि फर्जी वोटर वो फर्जी वोटर, ये किसी का पता नहीं है, किसी का पिता का नाम नहीं, किसी का एड्रेस में रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये तमाम जो बेंगलोर सेंट्रल की अगर हम बात करें तो वहाँ जितनी विधानसभा हैं उन विधानसभाओं में बहुत ही एक तरीके से सूक्ष्म स्तर पर ये जब कोशिश की गई, जिसके बाद जाकर ये सब सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इकरार, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर आप लगे रहे, इस कार्यक्रम को पहुंचाया, वहां के पूरे तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, जरा अब हम दूसरी तरफ चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ मतलब ये कि जरा उनके पक्ष को देखना टटोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र पर साइन करके दें। साइन करके देने का मतलब है कि 1 लाख से ज्यादा कागज पर साइन करना, एक शपथ पत्र नहीं। आप समझ लीजिए वहां पे लिखा जा रहा है, आपको लिखना होगा एक एक वोटर का नाम, यह शपथ पत्र है। राहुल गांधी बैठ के रात भर साइन करते रहेंगे। दूसरी चीज कि इसके बाद भी क्या गारंटी है कि चुनाव आयोग कहेगा कि हां राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो सही है। कहने का मतलब, सवाल मेरा आपसे यह है कि यहां पर चुनाव आयोग राहुल गांधी पर कितना शिकंजा कस सकता है, राहुल गांधी यहां कितना फंस सकते हैं। जो कल से मैं ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछ रहा हूं, क्योंकि बहुत पूरे देश में ढिंढोरा पिटाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने फर्जीवाड़ा किया, राहुल गांधी ने गलत काम कर दिया, राहुल गांधी ऐसा ही करते हैं। तो राहुल गांधी ने जो किया है उस पर चुनाव आयोग क्या क्या कर सकता है, कल से लेकर आज तक क्यों नहीं किया, यह सवाल आपसे पूछना चाहता हूं प्रशांत जी। सबसे पहली बात, अभी तक 24 घंटे से भी ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए हो गया, अभी तक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक भी आरोप को खारिज नहीं किया है, एक भी आरोप को। ये कहना कि
आप काले कागज में दो कि पीले कागज में दो कि साइन करके दो कि एफिडेविट दो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मान लीजिए कि आदित्य श्रीवास्तव का ही मामला है, या वो जो एक महिला का नाम आ रहा, अभी मुझे ख्याल नहीं, शकुन रानी, ये कुछ केस स्टडीज है, या जो मकान जहाँ पे 80 लोग रह रहे हैं, या जिस तरीके से जो है 11,000 डुप्लीकेट वोट हैं, या 40,000 फेक इनवैलिड वोट हैं, जो कल राहुल गांधी ने बताया है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस पे 10,000 वोट है। ये 33,000 लोग जो है वो फॉर्म 6 वाले हैं, जो 90 साल की उम्र के, 80 साल की उम्र के। ये जो राहुल गांधी ने बहुत ही स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं, इन आरोपों का एक भी जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। ये नहीं कहा कि ये गलत है, और सही बात ये है। तो अगर चुनाव आयोग ने इसका खंडन नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी के आरोप अभी ठहरते हैं, पहली बात। दूसरी बात की देखिए, एफिडेविट की बात वो कोर्ट रूम की बहस है, और वैसे भी जो एफिडेविट जिस तहत मांग रहे हैं वो एफिडेविट उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं उसके लिए होता है। ये जो राहुल गांधी ने किया, ये तो स्पेशल चीज है, उन्होंने अलग से इन्वेस्टिगेशन किया है। और आप दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, कल की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका पूरा रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ महादेवपुरा के बारे में नहीं है। महादेवपुरा का उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि उनके पास उतने ही रिसोर्सेज थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको मशीन रीडेबल डेटा नहीं दिया। तो ये जो कल राहुल गांधी ने किया वो पूरे देश के बारे में है। एक सैंपल उन्होंने दिया, वो पूरे देश का चुनाव ऐसे ही हुआ है। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक डिनाई नहीं किया है, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो राहुल गांधी के आरोप है उनमें सत्यता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज राहुल गांधी ने किया है, वो कर्नाटका सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि आप इस पे जांच कीजिए। कर्नाटका सरकार अगर इसको कानूनी पहलू सारे देखकर वहां पे जांच बैठाती है, वहां पे पुलिस की जांच होती है और एफआईआर होती है, जिसके की प्रोविजंस हैं भारतीय न्याय संहिता में, बीएनएस में, चैप्टर 9 में, सेक्शन 71 और सेक्शन 74 में, टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर कर्नाटक की सरकार इस पे कार्रवाई करती है तो ये एक अगला कदम होगा और बड़ा कदम होगा। इसमें एफआईआर का दायरा क्या होगा, वो किसके किसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिला के ये है। और एक आखिरी बात जी, राहुल गांधी के कल के वीडियो का पूरे देश में भयंकर इम्पैक्ट हुआ है। करोड़ों लोगों ने उसको देखा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा है, हमारे यहाँ देखा है और भी जगह पे देखा है। तो करोड़ों लोगों ने उसको देख लिया है कल रात में ही, और वो वायरल है उनकी तमाम सब बातें। तो राहुल गांधी का ये संदेश जो है वो काफी नीचे तक पहुंच गया है। अब इसके बड़े राजनीतिक मायने होंगे। देखिए, अगर देश की जनता ने ये मान लिया कि बीजेपी चुनाव के साथ फ्रॉड कर रही है, तो ये बीजेपी के ऊपर बड़ा कलंक होगा आगे आने वाले समय के लिए। महात्मा गांधी की हत्या का जो पाप है वो इस विचारधारा के ऊपर लगा हुआ है जी। और आज भी बीजेपी के लोग जब टीवी स्टूडियो में जाते हैं और गोडसे की बात होती है तो वो नर्वस हो जाते हैं, वो इधर उधर देखते हैं। अगर देश की जनता ने ये मान लिया कि ये बीजेपी चुनाव के फ्रॉड करती है, तो इस कलंक को धोने में बहुत समय लग जाएगा। ये बीजेपी को, आरएसएस को भी सोच रहा है कि क्या हो रहा है कि बीजेपी का जो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे लंबी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। जी राजीव जी।
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इस वक्त अब फिर एक मिसलीडिंग आ गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और जो 5 सवाल शुरुआत में जब मैं अपनी बात रख रहा था तब 5 सवाल राहुल गांधी ने जो पूछे थे और उनका वक्तव्य आपको सुनाया था, उनकी बाइट सुनाई थी, उस 5 सवाल पर चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे कि उसका जवाब दीजिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने इधर स्टेटमेंट पे INC प्ली ऑफ प्रोवाइडिंग मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट वाज रिजेक्टेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन कमलनाथ वर्सेस ECI 2019 और इस केस का हवाला देते हुए कि हमको ये अगर रिव्यू करवाना हो सीसीटीवी फुटेज तो 1 लाख पोलिंग स्टेशन के लिए कम से कम 1 लाख दिन लग जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 273 ईयर्स लग जाएंगे, 273 साल लग जाएंगे 1 लाख पोलिंग बूथ के सीसीटीवी को करने के लिए। तो इसलिए यहां पर यह संभव नहीं है, यह कह रहा है। और आखिर में बिल्कुल आखिरी बिल्कुल, और राजीव कुमार थे उस समय, आप याद कीजिए, लेकिन आखिर में आइए इसके बिल्कुल आखिर में और सबसे नीचे सबसे आखिरी लाइन देखिए, आइदर साइन द डिक्लेरेशन ऑन इशू यू हैव रेज्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस विच यू बिलीव इज ट्रू और एल्स अपोलोजाइज टू द नेशन। आप माफी मांगिए, या तो आप साइन कीजिए या माफी मांगिए। यह भाषा किसकी है जरा सोचिएगा। डॉक्टर साहब के पास आना चाहता हूं, डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आना चाहता हूं। इस लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि यह भाषा किसकी है। आइदर आप या तो माफी मांगिए या साइन कीजिए, माफी या साइन, माफी या साइन, माफी वीर माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। खैर, लेकिन सवाल यहां पे यह है डॉक्टर साहब कि राहुल गांधी के सवाल वही कि राहुल गांधी के ऊपर चुनाव आयोग इस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। आप या तो साइन कीजिए या माफी मांगिए। कितने दिनों तक चलाएंगे और कितने शाम को हम लोग न्यूज पॉइंट में आपकी विज्ञप्ति दिखाएंगे मिसलीडिंग का ठप्पा लगा हुआ। कुछ तो दिखाइए कि यहां पर ये गलत है, ये सही है, कुछ तो लेके आइए। वो जो 80 एक घर में, एक कमरे के घर में जो बीजेपी के समर्थक का घर है, जिसको इंडिया टुडे वाले खोज के लाए, छोड़िए कि कोई भी, अपनी टीम भी वहीं पे है, वो भी खोज के लिए आई है। लेकिन सवाल ये है, बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब, कि एक ही एड्रेस पे, आप याद कीजिए हम लोग यही कार्यक्रम कर रहे थे और मध्य प्रदेश की एक विज्ञप्ति आई थी जिसको अखबारों ने छापा था, जिसमें निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश ने कहा था कि एक एड्रेस पे कहीं 76, कहीं 96, कहीं 70, कहीं 75, कहीं 50 ऐसे लोग हैं और इसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पहले से मान रहा है, मध्य प्रदेश में आप मान रहे हैं, 15-20 दिन पहले की बात है। और आप राहुल गांधी अगर ये प्रूफ दे रहे हैं तो आप नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि या तो शपथ पत्र पे साइन कीजिए या माफी मांगिए देश की जनता से। अरे भाई, आप ऑटोनोमस बॉडी हैं, आप इनके ऊपर केस कीजिए, आपके ऊपर FIR, आपके ऊपर तो पैरेलल कोर्ट चलाने की सुविधा है और उसका हक है आपके पास। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है केंद्रीय चुनाव आयोग, उसके पास तमाम ऐसे अधिकार हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष सचमुच मिसलीडिंग बयान दे रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। लेकिन अब ये माफी मांगने तक पहुंच गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन बोल रहा है। जुबान चुनाव आयोग की है, लेकिन पीछे से भौंपू जो है वो सत्ता में बैठे लोगों का है। बार बार शपथ पत्र की बात हो रही है, हमने दृश्य भी दिखाया DK शिव कुमार का, उसमें साथ में मंसूर खान भी हैं डॉक्टर साहब। वो जो वीडियो हम दिखा रहे थे बेंगलोर का, इसी सेंट्रल बेंगलोर संसदीय सीट से प्रत्याशी थे कांग्रेस के मंसूर खान। तो एक तरह से ये जो पुलिंदा राहुल गांधी का है वो मंसूर खान ने सौंपा है कर्नाटक के चुनाव आयोग को। हो गया दस्तखत के साथ, अब करा लीजिए जांच। जांच कराने के बजाय राहुल गांधी से माफी की मांग ये बता रही है कि पूरी दाल ही काली है। गोदी मीडिया का जिक्र अभी शकील साहब कर रहे थे, एक बड़ी मजेदार चीज अभी हमने देखी। एक चैनल ने शकील साहब ये दावा किया है, ये एक तरह से कवर फायर किया है कि वो जो एक घर में 80 लोग बताए गए हैं, उसके लिए ये तर्क दिया उसमें कि IT कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपना एड्रेस कहीं ना कहीं अपनी कंपनी में दिखाना होता है, इसलिए एक घर का पता लिखा गया। कैसा बेहुदा तर्क है, कौन इस तर्क को स्वीकार करे। और अगर IT कंपनियों में काम करने वाले 80 लोग एक पते पर
अपना निवास स्थान बता रहे हैं, तब भी वो एक तरह से अपनी कंपनी के साथ भी धोखा कर रहे हैं। दो अपडेट और हैं। एक तो आपने अभी बता ही दिया कि 11 तारीख को बैठक है जी। उसके बाद अभी एक खबर ये आई है कि कल 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में देश भर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रीनिंग होगी। मीडिया को और कार्यकर्ताओं को बुलाकर अभी ये एआईसीसी ने निर्देश जारी किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटियों। दूसरी बात जो अभी गठबंधन के नेताओं के डिनर की चल रही थी, उसमें से भी एक बात बड़ी खास निकल कर आई। सुप्रिया सुले ने कहा कि पवार साहब ने सारा प्रेजेंटेशन देखने के बाद उनके पिताश्री ने, शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष की तमाम बाकी पार्टियों को राहुल गांधी के उस खुलासे को लेकर देश भर में अभियान चलाना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। तो कांग्रेस के अलावा एक पहला घटक दल, सहयोगी दल है जो खुलकर ये कह रहा है कि राहुल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक स्तर तक जाना चाहिए। जहां तक सवाल एफिडेविट का है, चुनाव आयोग तो ऐसे अड़ा हुआ है कि मान लो शपथ पत्र पर कुछ लिख देने से सचमुच में आयोग एक्शन लेता है। हमारे एक मित्र हैं, सोशल मीडिया के बड़े लिखाड़ हैं, बहुत जानकार साथी हैं, विजय शुक्ला। उन्होंने एक अद्भुत सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि शपथ पत्र पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनाव लड़ते हुए 2007, 2002, 2007, 2012 3 बार अपने शपथ पत्र पर अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर असत्य लिखा, झूठ लिखा शपथ पत्र में। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A बाकायदा इस बात के लिए पाबंद करती है कि अगर आपने चुनावी हलफनामे में, एफिडेविट में कोई झूठी जानकारी दी है, गलत जानकारी दी है, तो आपका चुनाव तक रद्द हो सकता है। चुनाव आयोग ने आज तक कौन सी कार्रवाई की नरेंद्र मोदी के खिलाफ? प्रामाणिक है, प्रमाणित है, दस्तावेजों में दर्ज है कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को अविवाहित बताया था। 2002, 2009, 2007 और 2012 3 चुनाव है, उसके बाद वे विवाहित हो गए। उन्होंने अगले एफिडेविट में अपने आप को शादीशुदा दर्ज कराना शुरू कर दिया। तो जो चुनाव आयोग लिखित शपथ पत्रों पर भी कुछ नहीं करता, वो राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है। और किस तरह के प्रमाण चाहिए? फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव में वहां एक राजन ठाकुर नाम का लड़का था, उसने 8 बार वोट डाला था, बाकायदा उसका वीडियो वायरल हुआ। उस राजन ठाकुर के पिताश्री अनिल सिंह ठाकुर स्थानीय भाजपा नेता हैं, पंचायत के वहां नेता थे और बीजेपी के विधिवत घोषित नेता हैं। चुनाव आयोग ने, चुनाव अधिकारियों ने आज तक, तब से लेकर आज तक क्या कार्रवाई की? उसके लिए कौन सा एफिडेविट चाहिए था? स्थानीय पीठासीन अधिकारी के सामने 8 बार वोट डालकर गया एक लड़का। तो जिस चुनाव आयोग ने सब तरफ से आंख मूंद रखी है, उसकी आंखों पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा पट्टा बंधा हुआ है। उससे ये उम्मीद करें कि राहुल गांधी के इतने दस्तावेजी प्रमाण और सबूतों के साथ पेश किए गए घपले पर वो कोई एक्शन लेगा, बहुत मुश्किल है। अंतिम बात राजीव जी, इस पूरे मामले में आयोग कुछ करे या न करे, जनता के बीच में ये संदेश चला गया है कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ सच्चाई है। दूसरी बात, राहुल गांधी स्वयमेव इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में स्थापित होते चले जा रहे हैं। कल का उनका जो डिनर का आयोजन था, जिस तरह से शरद पवार जैसे दिग्गज नेता, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये सब लोग बैठकर एक क्लासरूम की तरह राहुल गांधी की जानकारियों को सुन रहे थे, गुन रहे थे, उससे अब निर्विवाद रूप से ये स्थापित होता जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अगले चुनाव में जब जाएगा तो राहुल गांधी का नेतृत्व सहज स्वीकार्य होगा। राहुल गांधी संयोजक बने न बने इंडिया गठबंधन के,
भविष्य में गठबंधन को बहुमत मिले तब क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये बहुत दूर के सवाल हैं। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के एकमेव सर्व स्वीकार नेता स्थापित होते जा रहे हैं। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं और लगातार गालियां सुन रहे हैं, लगातार गालियां सुन रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अपनी दिशा में, अपने हिसाब से, अपने अंदाज से वो किए जा रहे हैं। जरा आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। पंकज जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कल से लेकर आज तक जो कुछ किया, कल खुलासा किया, आज बेंगलुरु में, उससे पहले पूरा प्रेजेंटेशन 25 दलों के लगभग 50 नेताओं के बीच अपने घर पर डिनर के साथ साथ, डिनर से पहले प्रेजेंटेशन, और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये उस दिशा में है जहां नरेंद्र मोदी की सरकार को आने वाले समय में बहुत तकलीफ हो सकती है, ऐसा इसको इस रूप में देखा जाए? हाँ, मैं अपने 38 साल की पत्रकारिता के अतीत में जब पलट के देखता हूं तो मुझे किसी भी राष्ट्रीय नेता की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखती है जिसके अंदर टेक्निकली, स्ट्रेटिकली और कॉन्फिडेंटली इस तरीके से बातों को प्रस्तुत किया गया और इतने लंबे समय तक बातों को प्रस्तुत किया गया और लोगों के सवाल झेले। यानी ये आप तैयारी करके किसी को इस तरीके की प्रस्तुति के लिए नहीं कर सकते। ये इस आदमी के बारे में जो पूरे देश में पैसा खर्च करके अफवाहें फैलाई गई थी, राहुल गांधी ने खुद एक प्रोग्राम में बोला था कि मैंने एक झटके में उनका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मेरे बारे में कहा था, मैंने मिस कर दिया। यदि आज की तारीख से अभी जब हम बैठे हैं तो अलग अलग सोर्सेज से बता रहे हैं कि राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक 21 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। और आज के विदेशी मीडिया में सभी जगह, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ राइटर से लेकर सभी में उसको, गार्जियन में, सभी में अच्छी तरीके से जगह दी गई है। और उसमें से कुछ अखबारों के मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, जो देख रहा हूं, उसमें उन्होंने बोला कि सरकार के जो लीगल स्टेटस है उसको सस्पेक्टेड तक कहा गया है। ये गल्फ के अखबारों की भी मैं आपको चर्चा करूं। एक चीज और, जो अभी राकेश पाठक जी जो कह रहे थे फरक्काबाद का मसला, उसमें बाकायदा शिकायत हुई थी, लिखित शिकायत हुई थी। और मजेदार चीज देखिए, फरक्काबाद में बीजेपी केवल 2678 वोट से जीती है। यदि एक व्यक्ति 8 बार वोट डालता है, इसका मतलब है कि इस प्रकार के महज 335 यदि वोटर होंगे तो इस तरीके से पार्टी जीत सकती है। अकेले मसलन जैसे अभी लेटेस्ट राजस्थान कांग्रेस ने राजस्थान ग्रामीण में बताया कि किस प्रकार से बाकी विधानसभा में जीत रहे थे, जोटवाड़ा में अकेले उनको हरा दिया। इस प्रकार से बंगलोर शहर का मसला चल रहा था। जो हमारी जानकारी है उसके अंदर जो कल 4:30 बजे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी की मीटिंग है, उसके अंदर बहुत स्पष्ट रहा गया कि किन किन जगहों पर विधानसभा और लोकसभा में बहुत मार्जिनल वोट से कांग्रेस आ रही है। उसमें कुछ विधानसभाओं में जिनमें कांग्रेस अचानक हारी है, उनके इसी प्रकार से डेटा एनालिसिस पार्टी कार्यकर्ता अपने लेवल पर करे। हालांकि कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा आरामजीवी है। यदि वो आज इस पर उतर जाता है तो मैं मध्य प्रदेश की वो आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की कम से कम 20 ऐसी सीटें मैं जानता हूं जहां पर उन गांवों में वो लोग है ही नहीं जिनके वोटर के नाम उसमें लिखे गए। वहां पर ये बहुत सामान्य चीज है, क्योंकि देखिए जिन जगहों पर, ये तो अर्बन एरिया था महादेवपुर, जो रूरल एरिया है जहां पर मजरे कुर्बे होते हैं, वहां पर एक एक घर में कोई ध्यान नहीं देता कि कितने लोगों के नाम लिखे हुए, या फिर आया और गया बोल दिया कि मैं दिल्ली गया काम करने हुए। तो एक ही बहुत बड़ा, यदि सभी राजनीतिक दल जैसे है यदि इस पे कटिबद्ध हो जाते हैं और देश में 200 सीटों पर इस प्रकार के आंकड़े सामने आ जाते हैं, तो मान के चलिए कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, अकेले चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार की विश्वसनीयता पर भी संकट है। देखिए एक चीज जानते चलिए कि ऑपरेशन सिंदूर में
के बाद से मैं फिर से, जिसको शायद बहुत सारे लोग राष्ट्रभक्त होंगे, तकलीफ होगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बारे में जो संदिग्ध चर्चा आई है, उससे पूरी मोदी सरकार डिमोलाइज है। और उसके बाद में ट्रंप के मामले को लेकर और कई मामले वो जो पार्लियामेंट में एसआईआर को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसमें ये अल्पमत की सरकार जो है वो बहुत संकट में है। अब मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर का मसला बता रहा हूं। अमरिंदर सिंह राजावड़ी बठिंडा से सांसद ने संसद में ऑन रिकॉर्ड फोटोग्राफ के साथ बोला कि मेरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में एक राफेल गिरा। उस पर आप देख लीजिए आउटरीच, कहीं किसी मीडिया ने उसमें चर्चा नहीं किया। तो ये जो घटनाएं हैं, इससे मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन में, यानी मुख्यमंत्री से लेकर अभी तक पहली बार इतने दबाव में और इतने जिसको कहना चाहिए कि डिमोलाइज हैं, उनकी पार्टी में भी उनको लेकर सवाल और संकट खड़े हो रहे हैं। और धनखड़ जी की अचानक छोड़ना, सत्यपाल मलिक की मृत्यु के बाद में उनको राजकीय सम्मान न देना, ये ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ा डेंट है। और ये चीज आरएसएस बार बार बीजेपी को बता रहा है। और एक बड़ी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में, क्या मोदी जी 5 साल पूरे नहीं करेंगे? और यदि एक धक्का और दो वाली स्थिति यदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और विपक्षी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में 500 विधानसभा क्षेत्र में 100 विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े सामने ला के रख दिए, मान के चलिए देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं व्यक्तियों से, जो मोदी जी के अंधभक्त थे, वो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके कॉन्फिडेंस को एप्रिशिएट कर रहे हैं। जहां तक 12 या 15 गोदी मीडिया है जिनकी समस्या है कि वो सोच रहे हैं कि वो बैलगाड़ी के नीचे जो बंजारों की बैलगाड़ी के नीचे डीओजी साहब चलते हैं तो सोचते हैं कि बैलगाड़ी वही खींच रहे हैं। तो बहुत सारे पत्रकार हैं ऐसे सोच रहे हैं कि सरकार को वही खींच रहे हैं, बैल नहीं खींच रहा है जी, कि इस सरकार को खींचने वाला बैल एक ईडी है और एक ईसीआई है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और गाड़ी चल रही है, बस चल ही रही है और लगता है कि हम ही खींच रहे हैं। आना चाहता हूं जरा अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं आप और देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि ये इस मामले पे आगे क्या कुछ होते हुए आप देख रहे हैं। बहुत कुछ ये इस ढंग से ऐसा नहीं है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, उन्होंने अपनी बात रखी, मीडिया के लोग आए, लिखे, चले गए। यहां से तो अभी शुरुआत हुई है, लेकिन इस शुरुआत की जो अंत, इसका जो अंत है वो आप कहां देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? जो कह रहे थे अभी पंकज जी कि मोदी जी 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्या वहां तक देखते हैं? राजीव जी, ये तो साफ दिखाई देने लगा है कि मोदी जी 5 साल पूरा नहीं कर रहे हैं और ये बात मोदी जी भी समझ रहे हैं और इसलिए मोदी जी और अमित शाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए हर मामले में, आज वहाँ सीता मैया का जो मंदिर का उद्घाटन या शिलान्यास करने के लिए भेजा गया है वो अमित शाह जी गए हैं। अभी तक मोदी जी सारे उसमें जाते थे, अब मोदी जी नहीं जाकर अमित शाह जा रहा है। इसका मतलब है कि अब मोदी जी धीरे धीरे सरकाना चाहते हैं कुर्सी अमित शाह जी को। लेकिन ये संघर्ष अब बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी में। और राहुल गांधी ने जो राजीव जी कल ये खुलासा किया है जिस तरीके से, इसका दुष्परिणाम जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अंदर भुगतेंगे। क्योंकि अब बीजेपी के नेताओं को भी समझ में आ गया कि ये जो कुछ भी बने हुए हैं ये राजीव कुमार की मेहरबानी से बने हुए, ये इनको जनता ने वोट नहीं दिया है। ये बात अब समझ में आ रही है बीजेपी के अंदर भी। और इसीलिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी आज तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए, और आज अगर चुनाव हो जाए तो मुझको लगता है कि अब जो चुने भी नहीं जा पाएंगे। तो अब आरएसएस का दबाव बढ़ जाएगा नरेंद्र मोदी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी जो है वो किसी तरीके से अब खींचना चाहेंगे। तो ये एक संघर्ष जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ेगा। लेकिन जो जिम्मेदारी विपक्ष की है, खासतौर से कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की है, वो राजीव जी जिम्मेदारी ये है कि इस सारे मसले को एक जन आंदोलन बनाया जाए, रोज धरना प्रदर्शन ये सारी चीजें हों। अब सिर्फ ज्ञापन और चिट्ठियां लिखने से काम नहीं चलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। ये मालूम पड़ चुका है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है और उस चोरी के बाद सीना चोरी भी कर रहा है।
सीधी सी बात राजीव जी ये है कि अगर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की और चुनाव आयोग कहता है कि हमने गड़बड़ियां नहीं की है, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात मान लेते हैं। तो आप ये डिजिटल जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट है, इसमें आप डाटा क्यों नहीं दे देते राहुल गांधी? अगर आप ईमानदार हैं और आपने सब काम ईमानदारी से किया है, आप तो खुद साबित कर रहे हैं कि आपने बेईमानी की है, क्योंकि राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि भाई हमको अगर पिछले 10 साल का मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये सरकार चोरी के वोटों से बनी हुई है। चुनाव आयोग कहे कि भाई हमने साफ और निष्पक्ष चुनाव करवाए थे, आप मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ले लीजिए, आपको सीसीटीवी फॉर्मेट जो चाहिए वो ले लीजिए। चूंकि हम एक निष्पक्ष और पारदर्शी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, हम किसी पार्टी के पक्ष में काम नहीं करते हैं, हमने साफ चुनाव करवाया है, आपको जो सबूत चाहिए वो आप ले लीजिए। आप सबूत देने के बजाय आप उल्टा कह रहे हैं कि साहब आप हमको फॉर्मेट में इसमें दे दीजिए, आप हमको दस्तखत करके दे दीजिए। राजीव जी, डीके शिव कुमार जो थे वो मंसूर खान के साथ जो बेंगलुरु सेंट्रल के प्रत्याशियों के साथ मिले जाकर उन्होंने दस्तावेज दिए, और वो जब दस्तावेज देकर आए उसके बाद फिर चुनाव आयोग कह रहा है डीके शिव कुमार से कि आप जो शिकायत देकर आए हैं उसको आप या वो कोई धारा बताइए 20B क्या, उसके अंतर्गत आप जो है शपथ पत्र में दे दीजिए। यानी वो दे आए शिकायत, जाके बताया जा रहा है कि शिकायत आपकी इस फॉर्मेट में ठीक नहीं है, दूसरे फॉर्मेट में दे दीजिए। अरे भाई शिकायत पहुंच गई ना, राहुल गांधी ने जो कल दस्तावेज दिए थे वो आपके पास पहुंच गए कि ये हमारे पास दस्तावेज है, करो आप कार्रवाई इस पर, अपना स्पष्टीकरण दो। तो चुनाव आयोग इससे भाग क्यों रहा है? इसका मतलब चुनाव आयोग चोरी में संलिप्त है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और बढ़िया बात राजीव जी है कि हम लोगों ने कल भी, जब हम लोगों ने ब्रेकिंग की थी राहुल गांधी के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो हम लोगों का भी सुझाव ये था कि वहाँ बेंगलुरु में एक FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर, और उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके ऊपर भी। आज राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा है कि कर्नाटक सरकार इसकी जांच कराए। मुझको लगता है कि इसकी एक जांच SIT बनाकर कराई जा सकती है, जो भी संवैधानिक रास्ते उनके तहत चुनाव आयोग के विरुद्ध जो कार्रवाई हो सकती है वो की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग के पास जो भी अधिकार होते हैं वो चुनाव का जो पीरियड होता है, जो जब अधिसूचना जारी हो जाती है और चुनाव परिणाम के बाद जब वो सर्टिफिकेट दे देता है और घोषणा कर देता है कि विधानसभा बन गई या लोकसभा बन गई, उस समय तक उसके अधिकार होते हैं, उसके बाद उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। और इसी आधार पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चुनौती दी कि आपने जो हमारे 4 अफसर सस्पेंड करने का जो आदेश दिया है, हम आपका आदेश नहीं मानेंगे, चूंकि आपके पास इस समय कोई अधिकार नहीं है, इस समय कोई चुनाव नहीं है, कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं चल रही है। तो राजीव जी, ये FIR दर्ज हो सकती है और निश्चित तौर पर राजीव कुमार की गिरफ्तारी कराई जा सकती है, सारे सबूत हैं, वरना चुनाव आयोग बताए कि ये राहुल गांधी के आरोप अगर गलत है तो सही किस तरीके से। दूसरी बात राजीव जी, अगर चुनाव आयोग जैसे बताया जा रहा है कि उसकी वेबसाइट डाउन हो रही है, खुल नहीं रही है और वो डाटा डिलीट किए जा रहे हैं, अगर चुनाव आयोग इस तरीके की कोई हरकत कर रहा है तो चुनाव आयोग में जब इतने ज्ञानवान लोग बैठे हुए हैं कि वो मशीन जो डिजिटल फॉर्म में दे भी रहे हैं, उसको इस तरीके से दे रहे हैं कि आप उसको स्कैन नहीं कर पाए, उसकी फोटो कॉपी नहीं ले पाए, तो ये भी जानते होंगे कि अगर इंटरनेट पर कोई चीज एक बार आ गई तो दुनिया की पूरी ताकत लगा लीजिए, आपके कहीं से भी डिलीट करने के बाद वो डिलीट नहीं होती है। समझदार लोग जो होते हैं टेक्निकल से भी, वो उसको डाटा को रिकवर कर लेते हैं, तो डाटा रिकवर हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं भी देगा तो राहुल गांधी कल को इसका प्रयोग भी कर सकते हैं कि सिलिकॉन वैली में तमाम उनके भी समर्थक होंगे, उनकी जो ओवरसीज कांग्रेस है उससे जो हुए लोग भी होंगे, वो एक तैयारी ये भी कर सकते हैं, जब 6 महीना उन्होंने एक कॉन्स्टेंसी में लगाया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो डाटा है वो कब कब किस किस तरीके से बदला है, वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में निकल जाएगा। तो चुनाव आयोग इस गलतफहमी में ना रहे कि ये नहीं हो सकता, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप दे देंगे तो हम 5 मिनट में तैयारी कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग महोदय बात को समझिए, तकनीकी युग है, आप सब तकनीक के जानने वाले लोग हैं, आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और ये भी होगा कि अगर आप डाटा डिलीट कर रहे हैं तो एक मुकदमा और तैयार होगा कि आप सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सही सलाह आपने दी है। चुनाव आयोग को इस वक्त सही लोगों के सही सलाह की ज़रूरत है और आपने सही सलाह दी है। जी शकील जी, सलाह सही देते हैं अमलेंदु जी? बहुत अच्छी देते हैं, और सबूत मिटाने का जो धाराएं हैं वो बहुत गंभीर धाराएं हैं, गैर जमानती धाराएं होती हैं वो, और उसमें हमें शायद याद हो ज़बानी, अगर डॉक्टर साहब को, पाठक जी को, हमें ज़बानी याद नहीं आ रहा,
लेकिन शायद अधिकतम 7 साल की सजा है उसमें, जो हमें याद आ रहा है सबूत मिटाने की। बहुत गंभीर किस्म की धाराएं हैं वो। देखिए, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, और ज्यादा सबूत इकट्ठा करना या ये सब करना, ये तो विपक्ष कर सकता है, लेकिन आज जो सबूत हैं, जो कल सबूत दिए, वो खुद अपने आप में इतने हैं कि इससे आगे सबूतों की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। पहले इन सबूतों का जवाब तो चुनाव आयोग दे ले। एक भी राहुल गांधी के सवाल का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही थी काफी। मध्य प्रदेश अपने आप में एक ऐसा उदाहरण था, उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। 2018 में चुनाव आयोग ने 27 लाख वोटर हटाए थे, तब कांग्रेस जीती थी। 2018 कांग्रेस जीती थी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की शिकायत पे कि ये नकली वोट बने हैं, जिसको राहुल गांधी बोगस वोट कह रहे हैं, 27 लाख थे। लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग डर गया, दब गया, कार्रवाई हुई और कांग्रेस जीत गई। और उसके बाद 2023 में एक घर में 100 वोटर थे। चुनाव आयोग ने माना एक घर में 100 वोटर मध्य प्रदेश के अंदर, और ऐसे घर तो लाखों थे जहां 20-20 वोटर थे। ये सारे डाटा हैं। 20-20 वोटर, 55 से 57 लाख वोट थे वहां ऐसे। जीत गई बीजेपी 2023 का चुनाव। 10% ऐसे वोटर थे। 10% वोटर का खेल करते हैं ये और जीत जाते हैं ये। तो राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमें शक था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन महाराष्ट्र में जाके ये शक जो है हमारा एक सबूत के तौर पे बदल गया, विश्वास के तौर पे बदल गया कि हाँ ये गड़बड़ होती है। और फिर कर्नाटक में हमने सबके सामने लाके दिखा दिया। तो अब जो है और ज्यादा सबूतों की फिलहाल हमें लगता नहीं है कि जरूरत हो। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं और भी ला सकता हूं, विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी कहा, कल की मीटिंग में कहा, सब कोशिश कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद उसी तरह के सेम सबूत लाना, थोड़ा बहुत फर्क होगा उनमें, लेकिन मुख्य बातें हैं कि किस किस तरह गड़बड़ होती है, वो 5 तरीके राहुल गांधी ने बता दिए। उन 5 तरीकों में 1 या 2 तरीके और जुड़ जाएंगे, 7 तरीके हो जाएंगे वो। लेकिन मुख्य बातें जो है, मेन बातें जो है कि आप इस तरह साजिश कर रहे हैं, ये अब साबित हो चुका है। और हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट कल से आज तक अभी तक नहीं बोली है, कल चलिए छुट्टी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए इसके ऊपर, और उन्हें इसके बारे में एक जांच कमेटी, न्यायिक आयोग जो है उसमें बैठाना चाहिए जी। और दूसरी बात जो है वो ये कि विपक्ष को इस मौके को अब चूकना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए। उन्हें अपनी एकता को ज्यादा बनाए रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। और ये एक ऐसा पॉइंट है, साथ में टैरिफ का सवाल भी चलेगा, बहुत सारे सवाल चलेंगे। देखिए, मोदी जी जो हैं इस टाइम अपने सबसे कमजोर विकेट के ऊपर हैं। 11 साल के अंदर पहली बार विपक्ष को यह मौका मिला है, और अगर ये मौका वो चूक गए तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग के समर्थन में जिस तरह से पूरा गोदी मीडिया आ गया है, चुनाव आयोग के समर्थन में, यानी बीजेपी के समर्थन में, चुनाव आयोग को सामने रख के कि चुनाव आयोग को बचा लेंगे तो बीजेपी बच जाएगी, चुनाव आयोग का किला ढह गया ये वाला, तो बड़ा वाला किला भी ढह जाएगा। तो इसके मुकाबले में विपक्ष को भी सबको साथ आना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, और जहां जहां जिसका क्षेत्र है वहां धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और जनता को जागरूक करना। कल राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही, किसी को उम्मीद नहीं थी। सब ये समझ रहे थे कि राहुल कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ये करे, सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो वैसा हो। उनसे जब सवाल पूछा गया तो राहुल ने कहा, मैं जनता को जगाने आया हूं, मैंने अपना काम कर दिया, जनता जागे। बहुत अच्छी बात है ये कि जनता अगर सोती रहेगी, हिंदू मुसलमान के नशे में बनी रहेगी, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है जी। लेकिन अगर वो नशा टूट गया और उन्हें मालूम पड़ गया कि जब लोकतंत्र ही नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होंगे, बीजेपी को वोट की जरूरत ही नहीं होगी, तो आपको पूछेगा कौन? आपके 5 किलो से 4 किलो अनाज कर दिया जाएगा। आज तो वोट की जरूरत है
चुनाव के टाइम में जो जाते हैं गोदी मीडिया के रिपोर्टर, उनसे कहलवाया जाता है ना, कोई अम्मा एक आती है वो कहती है मैं तो इसीलिए वोट दूंगी मोदी जी को, 5 किलो अनाज दे रहा है मुझको। इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं, दिखाए जाते हैं। लेकिन जब आपको वोट की जरूरत नहीं होगी, वोट और अनाज दोनों को जोड़ दिया है, जब वोट ही नहीं होगा तो अनाज कौन देगा? जी जी बिल्कुल, काहे के लिए देगा अनाज? तो ये जो है एक बहुत गंभीर स्थिति है। इस वक्त जो है विपक्ष को एक साथ आके काम करना होगा। जी साहब। जी प्रशांत जी, क्या लगता है आपको यहाँ से राहुल गांधी के ऊपर प्रहार और बढ़ेगा? राहुल गांधी जो कल से बातें कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब देखिए आदित्य श्रीवास्तव की बात हम लोग कर रहे थे, अब उसके बयान को अलग अलग ढंग से गोदी मीडिया के लोग, उनके समर्थक उसको पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सचेत होने की नौबत जो है वो क्या राहुल गांधी के लिए है या चुनाव आयोग के लिए, कैसे देखा जाए? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। गोदी मीडिया का जहां तक मामला है राजीव जी, राहुल गांधी आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहें कि सूरज पूरब से निकला था, तो पूरा मीडिया, गोदी मीडिया उसको पश्चिम से उगा देगा सूरज को। जी। तो ये तो इस मूर्खता में और इस अफवाहबाजी में वो घुसे हुए हैं, और इनके खिलाफ भी एक आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत होशियारी से मोदी साहब के जो पिलर्स हैं, जिस पे मोदी साहब खड़े हुए हैं, जिसमें चुनाव आयोग एक है, उसको वो ध्वस्त कर रहे हैं। चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे हैं, ध्वस्त तो क्या करेंगे लेकिन एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए मोदी साहब का मामला जो है वो ट्रंप ने सीज फायर को कहकर बार बार काफी उनके समर्थकों को हिला दिया है। तो वो अपने समर्थक स्तर पे भी काफी कमजोर है। टैरिफ का जो मामला सो है वो है ही चल रहा है, और उसके जो बहुत ही गहरे और चिंताजनक इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन जो मुख्य बात है कि देखिए क्यों बीजेपी या मोदी रिजीम, बीजेपी को तो अभी थोड़े समय के लिए किनारे करें, मोदी क्यों इलेक्शन कमीशन को लेकर इतना पॉजिटिव थे, इतना उसको समेटे हुए क्यों थे, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी होगी उसमें सीजीआई भी होगा और नेता प्रतिपक्ष भी होगा, उसको बदलने के लिए तुरंत कानून आ गया। वहां पे एक रीढ़ की हड्डी वाले चुनाव आयुक्त भी थे, लवासा, अशोक लवासा, उनके ऊपर दबाव बना के उनसे इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद बहुत ही रहस्यमय परिस्थिति में एक और इलेक्शन कमिश्नर, जो चुनाव के ठीक 1 या 2 हफ्ते पहले उनका इस्तीफा हो गया, अरुण गोयल का। जी। तो इलेक्शन कमीशन में अपने मन माफिक अफसरों को बैठाने का जो पूरा काम था वो इस योजना के तहत था कि इलेक्शन कमीशन हमारा काम करे। तो इनको ये नायाब लोग राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार मिले, जो सब सीमाएं तोड़ के इनका काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो अभी तक एक भी आरोप को इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट नहीं किया। इस सूत्रों के हवाले से आप लाल रंग की मोहर लगा दो ट्विटर पे, इससे कुछ नहीं हो रहा। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा जनता के सामने, जनता के सवालों का जवाब देना होगा। और एक जो चिंताजनक बात है वो ये कि परसेप्शन जो मोदी जी का जा रहा है विदेशों में, वो एक ऑटोक्रेटिक नेता का जा रहा है। जी। अब इनको लोग किम जॉन यूंग की तरीके से देखेंगे, अब इनको एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता के तौर पे नहीं देखेंगे। ऑलरेडी ये चीजें फ्लोट हो गई हैं पूरे मीडिया में, विदेशी मीडिया में। तो ग्लोबली
विश्व स्तर पर मोदी जी का जो प्रभाव है उसमें बहुत बड़ी कमी राहुल गांधी की वजह से आ चुकी है, क्योंकि अब इनकी गिनती डेमोक्रेटिक नेताओं के साथ नहीं हो रही है। अब इनकी गिनती ऑटोक्रेटिक नेताओं के साथ हो रही है, पुतिन के साथ, किम जोंग उन के साथ। तो इस तरीके का जो परसेप्शन अगर मोदी जी का बन रहा है, ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं यहाँ पे, और क्या देश की सियासत में बदलाव या देश की सियासत में एक तेज हलचल देखते हैं इस पूरे रहस्य उद्घाटन के बाद? निश्चित तौर पर राजीव जी, आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव तो होगा, उस पर हम बाद में आएंगे। थोड़ी सी दो बातें जोड़ देते हैं। तो शकील साहब ने जानना चाहा था कि सबूत मिटाने पर क्या सजा हो सकती है। तो पहले आईपीसी हुआ करती थी, आईपीसी में 201 और 204 इनके अंतर्गत किसी भी अपराध के साक्ष्य मिटाने की सजा निर्धारित। वो अपराध पर निर्भर करता था शकील साहब। अगर हत्या के मामले में सबूत मिटाए गए, हत्या की सजा दी जा रही है किसी आरोपी को, तो सबूत मिटाने वाले को 7 साल की सजा होगी। अगर सजा कातिलाना हमले की है, जानलेवा हमले की है, आजीवन कारावास की सजा है, तो उससे कुछ कम होगी। सजा अगर 10 साल या 5 साल है तो 1 या 2 साल की होगी। जुर्माना भी इसी के हिसाब से होगा। यद्यपि ये आईपीसी 201, 204 अब बदल गए हैं, ये बीएनएस हो गया है 238। तो जिन लोगों ने भी चुनाव आयोग में इस तरह से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है, पहले उनका अपराध सिद्ध करना पड़ेगा। अपराध सिद्ध होने के बाद ये सजा दी जा सकती है। अब इसमें भी एक बड़ी मजेदार बात है। अभी राजीव जी ने कहा कि चुनाव आयोग अपने आप में स्वायत्त शासित। शकील साहब कुछ कह रहे हैं? जी शकील जी। जी, देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध। राहुल कह रहे हैं देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध, और दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि इसके लिए फांसी की सजा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। जमहूरियत में, लोकतंत्र में अगर मतदाता के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है, हमारी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है, तो ये देशद्रोह ही है। मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा था राजीव जी। हमारा चुनाव आयोग क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण। उसके पास उसी तरह के अधिकार हैं जैसे किसी न्यायालय के पास होते हैं, उससे थोड़े से कम। कई उसमें उसके अधिकार हैं, जो क्या क्या कर सकता है। उसमें एक ये भी है कि अगर किसी प्रत्याशी ने कोई गड़बड़ी की है नामांकन में, चुनाव लड़ते समय उसने कोई धोखाधड़ी की है, तो वो स्वयं उस पर एक्शन ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है। अब राहुल गांधी से वो कह रहा है कि आप हमारी अदालत में आकर फरियाद लगाइए, एफिडेविट लेकर। राहुल गांधी का तो आरोप ही उसके ऊपर है। जिस अदालत पर गुनाह करने का इल्जाम है, राहुल गांधी वहां जाकर क्या कर लेंगे? इसलिए वे जनता की अदालत में फरियाद लेकर गए हैं। कल राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं ये संदेश, ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, इस देश के युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं। तो वे क्यों जाएंगे चुनाव आयोग में और उस अदालत में जिसे खुद ही अपने खिलाफ सुनवाई करते? तो ये बात तो यहां समाप्त होती। अब जो सवाल है कि राहुल गांधी की इस पहलकदमी से देश में क्या बदलेगा, हम नहीं जानते क्या बदलेगा, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का इकबाल बुलंद नहीं रहा। यह शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी प्रधानमंत्री को चोरी के वोटों से बना हुआ प्रधानमंत्री बाआवाज़े बुलंद कहा जा रहा है। देश का नेता प्रतिपक्ष बाकायदा मंच से खड़े होकर कह रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी से वोट चुराकर प्रधानमंत्री बना है। इसका बहुत गहरा असर होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी का तिलिस्म इससे टूटता है, नरेंद्र मोदी का इकबाल खत्म होता है इससे, नरेंद्र मोदी की नैतिक सत्ता हिल जाती है इससे। एक प्रधानमंत्री जो तीसरी बार चुना गया, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानता है, जिसके समर्थक उसे लिविंग गॉड कहते हैं, उसका चुना जाना ही संदेह के घेरे में आ जाए, वो भी संदेह कैसा? चोरी का इल्जाम। ये बहुत बड़ी बात है।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन होते जा रहे हैं और इस नैतिक आधार के छीजने से, इसके दरकने से न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सब धीरे धीरे और दुबले और कमजोर होते जा रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने जब ये पूरा का पूरा कंडक्ट किया, एक पूरी टीम रही और सारा पहले महाराष्ट्र पर नजरें निगाहें टिकी, महाराष्ट्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, उसके बाद फिर ये सब कुछ आया है। उसी टीम के एक सदस्य का इंटरव्यू इसके ठीक बाद, इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप देखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वो उस इंटरव्यू के लिए भी, उस 1-to-1 के लिए भी। लेकिन आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास और क्लोजिंग कमेंट के रूप में, और आपसे भी समझना चाहता हूं कि आगे क्या कुछ देखते हैं, देश की सियासत में कैसी हलचल आप देख रहे हैं। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल यहाँ पर एकजुट दिखाई देते हैं, लेकिन जो मशीनरी है पूरा का पूरा देश, जिसमें विपक्ष के पास अलग अलग राज्यों में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहाँ विपक्षी शासन है, वरना देश में नरेंद्र मोदी एक तरफा बीजेपी और एक कॉन्फिडेंस जो है यहीं से बनता है, वो तो साफ दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पे उस कॉन्फिडेंस पर प्रहार, क्या यहाँ पर उस पूरे तंत्र पर प्रहार जो होना चाहिए अगर गलत है तो, और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ गलत है जो राहुल गांधी लेकर आ गए अकेले। और आप ही बता रहे थे, आपकी इतने लंबे अनुभव में, पत्रकारिता के इतने साल आपने बिताए और उसमें आपने ये पहला इंटरव्यू, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने, जिसमें अकेला और इतनी कहें तो तैयारियों के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तैयारियों के साथ आकर देश की जनता के सामने, उतने पत्रकारों के सामने अपनी बात कल रख रहे थे राहुल गांधी। क्या कुछ आप देखते हैं आने वाले समय में? मैं इसमें राजीव जी एक चीज बताऊं कि ये इतना चुनौती भरा काम था। एक्चुअल है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मतदाता सूचियां प्रोवाइड कराई, वो पीडीएफ को इस प्रकार से उन्होंने उसको मार्क किया है कि उसका ओसीआर नहीं कर सकते हैं। यानी यदि आप जेपीजी में कन्वर्ट करके भी करेंगे तो उसका डेटा नहीं आ सकता, यदि आप डेटा लेंगे तो स्कैटर्ड हो जाएगा। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि सेम पित्रोदा की टीम ने एक यूएस से एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आए थे कि जो इस टाइप के डेटा को इसी फॉर्म में, यानी एक्चुअल क्या है कि डेटा हिल जाएगा तो वो आपकी पूरी टेबल हिल जाएगी, उसको इन्होंने पूरा एक्सेल शीट में बदला, और एक्सेल शीट में बदलने से ये सरल हुआ क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि एक एक पेज को लेना पड़ा, इसलिए 6 महीने का समय इसमें लगा। एक चीज बताऊं। दूसरा, शकील साहब, आप भैया थोड़ा एक बार सोचो, अपने जो सुझाव दे रहे हो जुडिशरी जांच का, न्यायिक जांच के लिए रंजन गोगोई और चंद्रचूड़ को या बेला त्रिवेदी को कर देंगे, वो तो करा लेना जांच। न्यायिक जांच तो इसमें मुझको नहीं लगता है कि कोई मांगेगा, क्योंकि पता नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी हाईकोर्ट की जज बन गई, तो उसको ही बिठा देंगे जांच करवाने के लिए। तो बोल रहे शकील साहब ने बोला था, इतने सीनियर आदमी कैसे बात नहीं मानते, तो चलो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस से जांच करा दिया। तो ये जुडिशियल इंक्वायरी का मसले से ज्यादा इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, ये एक आपराधिक है, मेल फंक्शन ऑफ वोटर लिस्ट, ये एक आपराधिक प्रकरण है। और यदि इस पर आपराधिक प्रकरण कायम होता है तो एक लॉन्ग टर्म मैसेज जाएगा, और यदि पूरे देश से 100 या 200 विधानसभाओं से इस प्रकार के ऐसे आंकड़ों का प्लान है कि नेक्स्ट 3 मंथ में कर लिए जाए, यदि ये सामने होते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश आने वाला है। हालांकि इस समय यह कि अपना मॉरल बूस्ट करने के लिए जो चुनाव आयोग है वो राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कह रहा है। इधर उन्होंने तेजस्वी यादव को तीसरा नोटिस भेजा कि आप 16 अगस्त को पेश हो कि आपके 2 इपिक केस। मुझे ऐसा याद आ रहा है, शायद आप लोग भी याद करेंगे प्रशांत भाई, कि वेस्ट बंगाल में जब एक ही इपिक पे कई वोटर की बात आई थी, ममता बनर्जी ने जब उसको ट्रेस किया था, तब चुनाव आयोग ने बोला था कि एक इपिक पे कई वोटर हो सकते। तो यदि एपिक नंबर को इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो आप तो किसी को प्लेस कर सकते हैं, मुझको झूठा फंसाना है,
आप प्लेस कर लो मेरे नाम से 3 जगह मतदाता सूची में नाम लिख लो। तो ये जो चुनाव आयोग है अपना जो स्यूडो मॉरल बूस्टिंग है, इस नार्कोटिक्स में इसको कहते हैं कि अपने आप को ही भ्रम में रखना कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो वो ये इस कार्यक्रम में इसमें लगा हुआ है। क्योंकि क्या मुझे दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के जो 3 चुनाव आयुक्त हैं वो अपने बुद्धि और विवेक की जगह अमित मालवीय और किरण रिजिजू तरीके जो लोग हैं उन लोगों के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, और इनके जो सलाहकार हैं वो भी न तो तकनीकी रूप से मजबूत है न नैतिक रूप से मजबूत है। और ये एक प्रकार से बहुत स्पष्ट है कि अब मोदी सरकार एक प्रकार से शेर की सवारी के अंतिम चरण में चल रही है। शेर की सवारी जब इंसान करता है तो सोचता है शेर दौड़ता रहे कि जब वो रुकेगा तो उससे सवार को खा जाएगा। अब वो शेर भी थक रहा है उनका, वो जो स्वदेशी वाला मॉडल वाला था वो सब जगह थक चुका है शेर उनका, तो वो मुद्रा लोन भी नहीं ले रहा है, तो शेर जो है जी तो इनका शेर थक चुका है जी। जी कांग्रेस पार्टी ने इसी वोट चोरी पे जो अभी एक गाना रिलीज किया है, एक कैंपेन रिलीज किया है, आइए चलते चलते उसको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को खत्म करेंगे। लेकिन सुनिए, देखिए जरा। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। जागो मेरे भैया आया वोट चोर, जागो मेरे भैया आया वोट चोर, बच के रहना दद्दा आया वोट चोर, बच के रहना दद्दा आया वोट चोर, बेईमानी की कैंची लाया वोट चोर, बेईमानी की कैंची लाया वोट चोर, हक तेरा उड़ाने आया वोट चोर, हक तेरा उड़ाने आया वोट चोर, वोटर लिस्ट से तेरा नाम गायब करेगा, तेरी जगह कोई फर्जी वोट करेगा, चोरी से वोटर्स के अधिकार छीनेगा, करके वोट चोरी सीना चोरी वो करेगा। चुनावी मौसम में राजा बेईमानी की ताल पे राजा सफेद गाड़ी में काला 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 मोड़। इलेक्शन चोरी आयोग हुआ उससे बड़ा सीना जोर। It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. इलेक्शन चोरी आयोग जैसा मोहरा ना मिलेगा, जैसा साहब बोलेगा वो वैसा ही करेगा, लोकतंत्र की सरेआम वो हत्या करेगा, देश के संविधान की धज्जियां करेगा। जनता की पहचान क्या, वोटिंग का अधिकार क्या, गरीबों का वो वोट चुराए, राजा ही बन बैठा चोर, ये वोट चोर रे। तो ये कैंपेन अभी भी थोड़ी देर पहले रिलीज किया है कांग्रेस पार्टी ने, और वोट चोर पे अब देखते हैं इसको कितने दिनों तक इलेक्शन कमीशन चलने देता है। शायद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए इलेक्शन कमीशन की इसमें चेहरे हैं, बाकी उसको हटवाएं या इस पर रोक लगाएं। मैं अभी देख रहा था गौर से, तो मुझे ऐसे ही लगा कि इलेक्शन कमीशन इसे ज़्यादा दिन चलने नहीं देगा। सही कह रहा हूं मैं? आप 5 जी 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 राजीव कुमार बहुत स्मार्ट लग रहे हैं उसमें जी। और शायरी नहीं सुनाई, शायरी शायद उनकी नहीं है, शायरी भी लगानी नहीं चाहिए। जी जी शायरी सुनाई नहीं जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। प्रशांत जी